माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आकार आईएएस एकेडमी। आज के इस सेशन में हम लोग आर्टिकल्स पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे हमने अभी तक जो देखा है वो हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था। तो ये जो सेशन है इसमें पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा था, तो अगर आपने वो देख लिया है तो आपने देखा होगा कि उसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था। हमने देखा था कितने टाइप के आर्टिकल होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देखी, ए और एन का कहाँ यूज़ करना है। तो पूरी तरीके से डेडिकेटेड था इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूज़ पर, जिसमें हमने 3 यूजेस सिर्फ देखे थे। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कब कब करना है। और ये जो डेफिनेट आर्टिकल द है ना, इसके बहुत सारे वेरिएशन हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी स्पेसिफिक चीज़ आप बोल रहे हो तब आप आर्टिकल द लगाओगे, तो यहाँ पे थोड़े नंबर ऑफ रूल्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो डेफिनेट आर्टिकल द के प्रयोग है, इनको हम लोग और 2 पार्ट्स में करेंगे। तो अभी पार्ट फर्स्ट आपका हुआ है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। फिर हम पार्ट 4 में एक्सरसाइज करेंगे। और ये जो 4 पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट से आपका पूरी तरीके से आर्टिकल्स पोर्शन अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। यहाँ पे देखिए सबसे पहला रूल क्या है, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द में सबसे पहले इन लोगों ने लिखा कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन। ये जो है ये तो बेसिक ही है, आपको पता होना ही है। क्योंकि हमने जो डेफिनेशन देखी थी उस डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि डेफिनेट आर्टिकल को डेफिनेट नाम ही इसीलिए दिया गया क्योंकि ये डेफिनेट नाउन के लिए यूज होता है, निश्चित संज्ञा के लिए यूज होता है। तो जब भी आपको कभी भी सेंटेंस में कोई निश्चित कोई पर्टिकुलर नाउन लिखी हुई दिखे तो उस कंडीशन में आप आर्टिकल द लगा दो। इसको 2 तरीकों से आप लोग समझ सकते हैं, या तो वो नाउन पर्टिकुलर होनी चाहिए, या फिर आप उसे ये भी बोल सकते हैं कि वो नाउन प्री स्पेसिफाइड हो। प्री स्पेसिफाइड का मतलब हो जाता है वो संज्ञा पूर्व निर्धारित हो, जिसके बारे में आपको पहले से ज्ञान है कि किसके बारे में बात हो रही है। पूर्व निर्धारित भी हो सकती है वो संज्ञा। जैसे मैंने सिंपल सा कहा कि फैन ऑफ कर दो, तो मैं क्या बोलूँगी, स्विच ऑफ द फैन। अब मैं जिस रूम में खड़े होके बोल रही हूँ कि स्विच ऑफ द फैन, आपको पता है कि किस फैन को बंद करने की बात हो रही है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला वो कोने से 4 मीटर दूरी पर जो फैन लगा हुआ है ऊपर उस वाले फैन को ऑफ करो, ऐसा मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। बस मैंने बोला कि फैन ऑफ कर दो, वैसे ही आपको समझ में आ गया कि उस पर्टिकुलर किसी विशेष की बात हो रही है। तो ये जो फैन था ये पूर्व निर्धारित था। मैंने कहा खिड़की खोल दो, तो ऑब्वियस सी बात है जिस रूम में मैं खड़ी हूँ आप उसी की खिड़की खोलेंगे, आप ऐसा नहीं कि 4 फ्लोर ऊपर जाके उसकी खोल के आएंगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने बोला ओपन द विंडो, ये विंडो निश्चित है, निर्धारित है, तो ये होती है आपकी पूर्व निर्धारित। या फिर आप किसी पर्टिकुलर की बात करें, विशेष की बात करें कि मैंने ऐसे इशारा करके बोला कि ज़रा वो पेन उठा देना, ज़रा वो डस्टर उठा देना, तो गिव मी द डस्टर, गिव मी द पेन। वो पर्टिकुलर की जब मैं बात कर रही हूँ तब भी मैं द लगा दूंगी। तो ये 2 कंडीशंस याद रखनी है। तो जब भी आप सेंटेंस देखो उसमें आपको लगे कि ब्लैंक जिस संज्ञा के पहले लिखा है उस संज्ञा तो वो निश्चित है या पूर्व निर्धारित है, उसके पहले लगा दो द। तो ये ऐसी सिंपल सी बात है। कुछ एग्जांपल्स देखिए। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है द बुक नेहा बॉट यस्टरडे इज केप्ट ऑन द टेबल। अब ये कौन सी किताब है भाई? ये कोई सी भी किताब नहीं है, ये वो पर्टिकुलर किताब है जो नेहा कल खरीद कर लाई थी। ये वो विशेष बुक है जो नेहा खरीद कर लाई थी। कब खरीद कर लाई थी? कल खरीद कर लाई थी। तो इतना कुछ उसके बारे में निर्धारित है, तो इस संज्ञा को जानते ही हो ना आप, तो इसके पहले क्या लगा दोगे? द। ये कोई विशेष है। वैसे द पार्क इज 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। मैंने कहा कि यहाँ से जो पार्क है वो 2 किलोमीटर दूरी पर है। अब आप इमेजिन करो दिमाग में कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2 किलोमीटर दूरी पर ही 4 पार्क्स हो? ऐसा पॉसिबल नहीं कि एग्जैक्ट 2 किलोमीटर दूरी पर 4 पार्क्स हैं। कोई विशेष एक ही पार्क की बात हो रही है, तो उस विशेष पार्क के लिए मैंने किसका यूज किया? द का। अब थोड़ा सा एक बार और इसको ध्यान से देखना, जब मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ तो मैं कैसा बोल सकती हूँ? जो किताब कल नेहा लेकर आई थी वो टेबल पर रखी है। दूसरा, वो पार्क यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो मैंने यहाँ पर जो का यूज़ किया, यहाँ पर वह का यूज़ किया। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इमेजिन करके कर लेते हैं और कुछ आप में से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको ट्रांसलेट करके होगा। तो दोनों को ही यहाँ पर समझना है। जो इमेजिन करके करते हैं उन्हें क्या देखना है कि विशेष अगर हमें लग रहा है तो हम द लगा दें। जो ट्रांसलेशन वाले बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर क्या लगा के देखना है? यहाँ पर जो या वो। तब आप ओवरऑल याद रखना कि कभी भी किसी भी संज्ञा के पहले वह, वो, जो या फिर उसका बोध होता है। ये 4 वर्ड्स आपको अगर लगें किसी भी नाउन के पहले, तो इनके पहले आप आर्टिकल द लगाते हो, ठीक है। ये हो गया आपका सार आर्टिकल द का। जैसे एन में आपने क्या देखा था बच्चों? वहां पर आपने देखा था एक, प्रति, प्रत्येक, कोई, किसी, वहां पर एन लगाते हैं।
वैसे ही यहाँ पर आपने देखा वह वो जो उसका जब भी बोध हो किसी भी नाउन के पहले, उस नाउन के पहले लगा दीजिएगा आप आर्टिकल द। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, ही इज द मैन हु हैज इन्वेंटेड द वैक्सीन। अब देखो आप ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये वो व्यक्ति है जिसने वैक्सीन को इन्वेंट किया था। तो वैक्सीन भी देखो विशेष है, पर्टिकुलर किसी वैक्सीन की बात हो रही है। उसके बाद ये व्यक्ति के बारे में आपने आगे डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, ये तो वो व्यक्ति है, आप वह बोल रहे हैं तो इसलिए आपने द लगाया। पोस्ट द लेटर टुडे, अब यहाँ पे देखिए उस लेटर को आज पोस्ट कर देना सही लग रहा है या फिर वो लेटर पोस्ट कर देना सही लग रहा है, उस लेटर को पोस्ट कर देना। कोई लेटर आप नहीं बोलोगे कि आज कोई सा भी लेटर उठा लेना उसको पोस्ट कर देना, या आज एक लेटर उठा लेना उसे पोस्ट कर देना। आपको जैसे ब्लैंक दिखे ब्लैंक नाउन के पहले आदत बना लो, आर्टिकल्स लिखे हैं ना ऑप्शंस में, तो बिल्कुल आदत बना लो कि आप सबसे पहले यही काम करोगे, उस ब्लैंक की प्लेस पर पहले लगा के देखो एक, प्रति, प्रत्येक, कोई, किसी, इनमें से कुछ लग जाता है तो एन लगा दो। फिर ये नहीं लगता है तो वह वो जो उस लगा के देखो। अगर ये लग जाते हैं तो द लगा दो। बस आपके 90% क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा रूल्स रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे जो हम पढ़ेंगे ना वो सब इसी पर बेस्ड है। तो ये सार है पूरी तरीके से। यहाँ देखो, हु इज डैश मैन हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब मैंने बोला कि वो व्यक्ति कौन है जो डोर पर खड़ा है। किस डोर की बात है, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उसी बिल्डिंग के डोर की बात हो रही होगी। ये डोर निश्चित है ना, पूर्व निर्धारित है, कोई विशेष आपको समझ में आ गया कौन सा डोर, तो आपने द लगाया। वह व्यक्ति कौन है, मैं कोई विशेष व्यक्ति की बात कर रही हूँ, मैं उसी व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो डोर पर खड़ा है, ये भी निश्चित है, तो इसके पहले भी मैंने आर्टिकल द का प्रयोग किया। कुछ और एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पर देखें, देखो मैं लिख के बताती हूँ आपको। अगर ऐसा लिखा हुआ है मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक डैश स्टूडेंट विल स्कोर the highest marks। मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा। तो ये कोई विशेष स्टूडेंट हो गया, पर्टिकुलर स्टूडेंट है, तो इसके पहले मैं क्या लगा दूंगी, द। आई थिंक द स्टूडेंट विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क। कभी भी विशेष की बात हो तो द। एक और सेंटेंस मैं ऐसे देखूं, ही टोल्ड, उसने कहा था, डैश वेन्यू is too small for our party। किसी लड़के की बात है, वो उसने ऐसा आपसे कहा था कि जो वेन्यू है वो बहुत छोटा है हमारी पार्टी के लिए। तो पार्टी के पर्पज से जो स्थल है, जो वेन्यू है वो छोटा है। विशेष हो गया, उसने कहा था कि वह वेन्यू छोटा है, वह फिर से सेंस आया तो द। मुझे लगता है कि ये वो स्टूडेंट है जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करेगा, तो वह स्टूडेंट्स हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करेगा का सेंस आ रहा था तो द। अब आप एक लगा के देखो, आपसे एक लगेगा ही नहीं यहाँ हिंदी में। जैसे मुझे लगता है एक स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करेगा, आप क्यों बोलोगे भाई कि एक स्टूडेंट या कोई स्टूडेंट, आप किसी विशेष की बात करोगे ना। ऐसे यहाँ लगा, उसने कहा था कि कोई वेन्यू बहुत छोटा है हमारी पार्टी के लिए, आप कोई नहीं लगा सकते, आपको यहाँ पर वह ही सही लग रहा है तो आप द लगाएंगे। तो बस इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि जब आप किसी विशेष की बात करते हो वहां पे आप द लगा देते हो, वह वो जो उसका सेंस आता है तो द लगाते हो, कोई, किसी, प्रति, प्रत्येक ऐसे वाला सेंस आए तो ए एन लगा देना। बस इससे 90% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये क्या था, रूल नंबर फर्स्ट था। अब आगे चले, रूल नंबर सेकेंड देखें। अब देखिए यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी मैं, रूल नंबर सेकेंड पर जाने से पहले एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा। हमेशा एक बात ध्यान रखें आप, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। अभी आपने जो पिछला पार्ट था उसमें आपने ए एन देखा था। अब आप एक बात ध्यान रख लो कि कोई भी प्रॉपर नाउन जो है, उस प्रॉपर नाउन के पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल लगाते हो। बस इस बात को ध्यान रखो, तो इससे 3-4 रूल्स आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। अलग अलग नहीं याद करना पड़ेंगे। तो सार क्या है, बेसिक क्या है, कंसेप्ट ये कहता है कि प्रॉपर नाउन जो भी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले आप कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, आप लगाएंगे वहां पर नो आर्टिकल। जैसे अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष का नाम आता है, ये भी मैंने पिछले सेशन में बताया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या, जो किसी विशेष का नाम हो। कॉमन नाउन क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा जिस नाम से आप सबको पुकार पाओ। जैसे मैंने कह दिया लीडर, लीडर मतलब नेता। अब नेता तो मैं सुभाष चंद्र बोस को भी कहती हूँ, चंद्रशेखर आजाद को भी कहती हूँ, महात्मा गांधी जी को भी कहती हूँ। तो अभी ये सब क्या होगा, नेता 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 नेता। नेता जो शब्द है वो कॉमन नाउन। लेकिन जब मैंने कहा महात्मा गांधी, ये प्रॉपर हुए। सुभाष चंद्र बोस, ये प्रॉपर हुए। चंद्रशेखर आजाद, ये कौन हो गए, प्रॉपर हो गए। तो प्रॉपर नाउन के पहले कुछ नहीं लगाना। आपने कभी सुना
द चंद्रशेखर आजाद, नहीं सुना होगा द चंद्रशेखर आजाद, तो आप कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। नरेंद्र मोदी के पहले द लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो प्रॉपर नाउन कोई भी हो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता। अब ये जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ उसको बता देती हूँ। प्रॉपर नाउन से मतलब किसी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ पर्सन, कहीं पर भी लिखा हुआ दिख जाए नेम ऑफ पर्सन, आपका कितना ही फेवरेट व्यक्ति है वो, उसके पहले कुछ नहीं लगाना आप, ठीक है। नहीं तो आप कभी द लगाओगे उस व्यक्ति के लिए, फिर झगड़ा हो जाएगा तो द लगाना बंद कर दोगे, है ना। यही खेल चलता रहेगा। इसीलिए एक रूल बना दिया ग्रामर में कि लगाना ही नहीं कभी व्यक्ति के पहले द। ऐसे आप कभी भी नेम ऑफ कंट्री आ जाए, हमारा भारत महान, सबसे ज़्यादा महान, सबसे प्यारा, जिगर का टुकड़ा हमारा, लेकिन फिर भी हम इंडिया के पहले कुछ नहीं लगाएंगे। इंदौर सबसे साफ शहर, इतना अच्छा शहर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। नेम ऑफ सिटी आ गया, नेम ऑफ सिटी के पहले भी द नहीं लगाना, भले ही कितना अच्छा लगता हो तुम्हें। मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, तुम्हें नेम ऑफ स्टेट जो रहता है उस स्टेट के पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ का नाम आ जाए, विशेष नाम, वो व्यक्ति का नाम है, वो देश का नाम है, वो शहर का नाम है, वो प्रदेश का नाम है, नाम है ना, उस नाम के पहले कुछ नहीं लगाना। अब एक और बात बताऊँ, ऐसी भाषा का नाम, जैसे मैंने कह दिया इंग्लिश, हिंदी, तो ये जो भाषा के नाम है वो भी तो पर्टिकुलर हो गए ना। तो अगर आपको नेम ऑफ लैंग्वेज लिखा हुआ दिखे, इंग्लिश, हिंदी, उसके पहले भी कुछ मत लगाओ। विषय के नाम साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इनके पहले भी कुछ भी मत लगाओ। तो अब आपके यहाँ पे ना 5-6 रूल्स हो गए जो आप अलग अलग से पढ़ते हैं। तो बस ये ध्यान रखना, जब भी किसी विशेष का नाम आता है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब हम पढ़ते हैं इसके अपवाद क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पहले द लगा सकते हैं, कौन कौन सा देश है जिस कंडीशन में द आ सकता है, उसको देखना है। तो अब यहाँ से पहली बात तो ये नोट डाउन कर लो आप अच्छे से, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ स्टेट। ओवरऑल बोला जाए तो ये सभी थे आपके प्रॉपर नाउन। ये जितने भी लिखे हुए थे ये सब क्या थे, आपके प्रॉपर नाउन थे। तो ओवरऑल एक आपका सार निकला, प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगाओगे, नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, व्यक्ति के नाम के पहले द नहीं लगाना, लेकिन अगर आपने टाइटल लिख दिया, उपाधि लिख दी, तो उस कंडीशन में आपको द लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो व्यक्ति के नाम के पहले द नहीं आता। यहाँ पे आप पहला पॉइंट नोट डाउन करना कि अगर व्यक्ति के नाम के पहले आपको टाइटल लिखा हुआ दिख जाए, नेम ऑफ टाइटल, तो टाइटल के पहले तो द लगाना ही पड़ेगा, हमेशा टाइटल के पहले द लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं मोहनदास करमचंद गांधी। अब मोहनदास करमचंद गांधी में कोई टाइटल तो है ही नहीं, ये तो व्यक्ति का नाम है। तो मोहनदास करमचंद गांधी के पहले कुछ भी मत लगाना, नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा महात्मा गांधी, तो ये महात्मा तो इनको उपाधि मिली है ना, ये टाइटल है, तो इसके पहले क्या लगा दोगे, द, ठीक है। मैंने सिर्फ सिंपल सा कहा अशोक, बहुत महान शासक था, सबसे पहले कलिंग को कन्क्वेयर कर पाया था और सबसे ज्यादा देश इसने कन्क्वेयर किए थे, स्टेट्स कन्क्वेयर किए थे। अशोक के पहले भी कुछ भी नहीं आएगा, भले ही सबसे महान है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर टाइटल लगा दो, तो इस टाइटल के पहले देखो ग्रेट के पहले द आ गया, ये ग्रेट टाइटल था, मैंने यहाँ द नहीं लगाया, मैंने कहाँ द लगाया, देखिए टाइटल के पहले द लगाया। ऐसे देखो शेक्सपियर बहुत महान कवि थे, इनके पहले कुछ नहीं लगाना। लेकिन अगर इमॉर्टल लिख दिया तो ये क्या हो गया, एक टाइटल हो गया, अमर शेक्सपियर, इमॉर्टल, जिनका कभी डेथ नहीं हो सकती, तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे, द। ऐसे यहाँ देख लीजिए नेपोलियन द वॉरियर, ये जो वॉरियर है ये योद्धा लिखा हुआ है, योद्धा का को वॉरियर बोलते हैं। तो नेपोलियन के ठीक पहले कुछ नहीं आया, लेकिन टाइटल जब दे दिया मैंने, उन्हें योद्धा कह दिया, तो मैंने द लगाया। वही कंडीशन है यहाँ ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन देश का नाम था, देश के नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं। अब ये लोग इंग्लिश जानते हैं तो ये ज़्यादा समझदार बनते हैं, तो ये क्या करते हैं, कभी ब्रिटेन बोलते ही नहीं है, तो ये हमेशा ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन ये जैसे ही बोलते हैं तो ये महान देश हो गया, तो इसके पहले द लगा दें। हम भी बोलना शुरू कर दें द ग्रेट इंडिया, तो हम भी इंडिया के पहले द लगा लेंगे। देश के नाम के पहले, व्यक्ति के नाम के पहले कुछ नहीं आता, लेकिन टाइटल के पहले द आता है। तो अगर देश के नाम और व्यक्ति के नाम के पहले टाइटल आ जाए तो द लगा दोगे। बस इतनी छोटी सी बात आपको यहाँ पर रूल नंबर 2 में याद रखनी है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। हाँ, अब देखो इसको सॉल्व करने के पहले एक बात और बताऊंगी मैं, ये इतना तो क्लियर हो गया आपको सब कुछ, है ना। अब देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ है वॉरियर,
ये योद्धा हुआ। अब योद्धा तो मैं किस किस को बोल सकती हूँ, मैं अशोक को भी योद्धा बोल सकती हूँ, मैं सिकंदर अलेक्जेंडर जो था उसको भी, चंद्रगुप्त मौर्य को भी, समुद्रगुप्त को भी, सबको योद्धा बोला जा सकता है। तो जो नाम सबको बोला जा सकता है वो तो कॉमन नाउन भी होता है ना, वो किसी की विशेषता भी तो हो सकती है ना। वॉरियर मतलब ऐसा जो हर वॉर को जीत जाए, उसको हम योद्धा कह देंगे। तो वॉरियर जो शब्द है वो तो विशेषण भी हो सकता है बिल्कुल। ऐसे ही अगर मैंने कहा ग्रेट शब्द, मान लीजिए आप मेरी बहुत मदद करते हैं, बिल्कुल आधी रात को भी आप बिल्कुल खड़े हुए, मैं अगर किसी परेशानी में हूँ तो मेरे लिए, तो मैं आपको बोलूँगी आप तो महान है। तो ये जो मैंने महान शब्द कहा, ये आपको उपाधि नहीं दी है, मैंने आपकी विशेषता बताई है। जैसे आप बुद्धिमान हैं, जैसे आप सुंदर दिखते हैं, वैसे आप क्या हो गए, महान हो गए। तो वो जो महान शब्द है वो विशेषता हो गई। तब आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो ग्रेट शब्द ये कंफ्यूज करेगा आपको। जब ग्रेट लिखा हो टाइटल की तरह तब उसके पहले आएगा द, लेकिन जब ग्रेट टाइटल की तरह ना लिखा हो, ये लिखा हो विशेषण की तरह, तब उसके पहले लगाना पड़ेगा ए। बस ये बात ध्यान रखनी है। आप कैसे पहचानेंगे कि ग्रेट कब टाइटल की तरह लिखा है, कब विशेषण की तरह लिखा है, वो भी मैं ही बताती हूँ आपको। देखिए ध्यान से, ग्रेट को कब टाइटल मानना है और कब विशेषण मानना है, उसके लिए बस एक बात ध्यान रखो कि अगर ग्रेट लिखा हो किसी कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन मतलब आप जानते हो जातिवाचक, जिस नाम से सबको पुकार पाते हैं, अगर इसके पहले ग्रेट है तो ये विशेषण है, इसके पहले लगाना ए। आप कभी किसी जातिवाचक संज्ञा को उपाधि नहीं दे सकते, क्रिकेटर को उपाधि नहीं दे सकते, लीडर को उपाधि नहीं दे सकते। आप उपाधि किसको देते हो, किसी विशेष व्यक्ति को देते हो। तो जब यहाँ पे विशेष व्यक्ति का नाम लिखा हो, प्रॉपर नाउन लिखा हो और उसके पहले ग्रेट जब लिखा हो, तो इस कंडीशन में इसके पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल द। बस ये बेसिक सा डिफरेंस याद रखो। जब भी आपको ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन के पहले ग्रेट लिखा होगा तो उसके पहले ए आएगा, लेकिन जब भी प्रॉपर नाउन के पहले ग्रेट आ जाए तो द। ये जो ग्रेट है, ये ग्रेट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, विशेषण है। और ये जो ग्रेट है, ये ग्रेट क्या है आपका, टाइटल है। बस ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ दिख रहा है, डैश महात्मा गांधी वॉज डैश ग्रेट लीडर। ये मिटा रही हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए बताइए क्या लग रहा है आपको, महात्मा गांधी वॉज डैश ग्रेट लीडर। अब महात्मा तो भैया उपाधि ही है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन के पहले लिखी है तो उपाधि है। जो भी वर्ड प्रॉपर नाउन के पहले आ जाए वो उपाधि बन जाता है, ध्यान रखना। तो गांधी प्रॉपर नाउन है, उसके पहले महात्मा लिख दिया, क्या आ जाएगा, द। और यहाँ देखो आप लीडर लिखा हुआ है, ये लीडर कैसा नाउन है, लीडर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले देखो आपको ग्रेट लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप क्या लगाओगे, ए। अब ऐसा मत करना द महात्मा गांधी वॉज द ग्रेट लीडर, तो रटना नहीं। फिर से मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि इंग्लिश में रटना बंद कर देना। आपको कंसेप्ट बेसिक समझना है तो इंग्लिश बहुत आसान लगेगी, और जहाँ रटना शुरू किया वैसे इतनी चीज़ें हैं रटने के लिए कि तुम कभी नहीं सीख पाओगे इंग्लिश। तो वही चीज़ है यहाँ देखो, व्यक्ति के पहले, व्यक्ति के नाम के पहले जब आपको उपाधि विशेषता मिले तो वो उपाधि बन जाती है, तो द लगा देते हो। लेकिन कॉमन के पहले जब ग्रेट शब्द लिखा हुआ दिखा या विशेषता लिखी हुई दिखी तो वो क्या है, विशेषण है। अभी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो क्या लगाएंगे, ए। यही चीज लिखी हुई यहाँ पर है। अब इसे देखिए, डैश अकबर, अकबर तो व्यक्ति का नाम है, अकबर तो नाम था, नो आर्टिकल लगाओगे। वॉज ए ग्रेट किंग, ये जो किंग है, ये किंग क्या हुआ, कॉमन नाउन। चंद्रगुप्त मौर्य भी किंग है, समुद्रगुप्त भी किंग है, अशोक भी किंग है, अकबर भी किंग है। किंग नाम से सबको बोल पा रहे हो, तो ये कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले ग्रेट आया तो क्या लगा देंगे भाई, ए लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ए आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब देखो दो सेंटेंसेस और हम लोग लेंगे। अभी दो सेंटेंसेस को आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कहा डैश ग्रेट अलेक्जेंडर वॉज डैश ग्रेट वॉरियर। वॉरियर मतलब योद्धा, ये लिखा हुआ है। डैश ग्रेट अलेक्जेंडर वॉज डैश ग्रेट वॉरियर। एक सेंटेंस ये हो गया, बस ये एक ही में बता दो तो हो जाएगा। अलेक्जेंडर जो है, सिकंदर, ये किसी विशेष का नाम है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले ग्रेट लिखा है तो वो क्या है, टाइटल है। यहाँ पे लगा दोगे द। क्या याद रखना है, फिर से लिख के बता रही हूँ, नोट डाउन जरूर कर लेना। प्रॉपर नाउन के पहले जब लिखा होगा ग्रेट तो ये क्या हो जाती है, उपाधि। उपाधि हो जाती है तो हम क्या लगा देते हैं, द। लेकिन जब कॉमन नाउन के पहले ग्रेट लिखा रहे तो ये क्या है, फिर विशेषण है।
विशेषण है तो क्या आएगा भाई, यहाँ ए आ जाएगा। अब देखो दूसरे वाले में क्या लगाओगे, अब आंसर मिल ही गया आपको खुद ही। जो वॉरियर है ये कॉमन नाउन हुआ, वॉरियर किसी विशेष को नहीं बोलते, योद्धा। योद्धा आप बहुत सारों को बोल सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के पहले ग्रेट है तो ये क्या हो गया, विशेषण, तो आप लगा दोगे ए। तो ऐसा होगा, देखो एक बार ग्रेट के पहले द लगाया, एक बार ग्रेट के पहले ए लगाया, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। ये जो था ये क्या था, एडजेक्टिव था। तो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, तो हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाएगी और एग्जाम में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 2। पहला नियम क्या देखा आर्टिकल द का, जब किसी विशेष, पूर्व निर्धारित या किसी पर्टिकुलर की बात होती है उस संज्ञा के पहले द लगाते हैं, मतलब वह, वो, जो, उसका सेंस आता है तब द लगाते हैं। दूसरा रूल हमने क्या देखा, दूसरा रूल देखा है कि व्यक्ति के नाम के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले कुछ भी नहीं आता, व्यक्ति के नाम के पहले भी कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर उसके पहले उपाधि आ जाए तब हम द लगा देंगे। देश के नाम के पहले भी कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर उपाधि आ जाए तो द लगाना पड़ेगा। ये हमने दूसरी रूल देखा है, ठीक है। अब देखें हम थर्ड रूल। अब ये जो थर्ड रूल है ना, ये भी प्रॉपर नाउन से ही रिलेटेड है। हमने क्या देखा था कि हम देश के नाम के पहले कुछ नहीं लगा रहे, तो आपको ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि जब भी आपको नेम ऑफ कंट्री लिखा हुआ दिखे तो जनरली नेम ऑफ कंट्री के पहले क्या आएगा, नो आर्टिकल, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अब एक बात और यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आपको नेम ऑफ कंट्री के पहले कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए दिख जाए, जैसे लिखा हुआ है यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, जो किसको दर्शाते हैं, जो किसी संघ को दर्शाते हैं, तो देश के नाम के पहले अगर आपको ऐसे कोई वर्ड्स लिखे हुए दिख जाए जो संघ को दर्शाते हैं, तो उसके पहले मुझे आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। तो ये है आपका अगला एक्सेप्शन। सामान्यतः देश के पहले कुछ नहीं लगाओगे, हम क्या बोलते हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कभी बोला आपने, कहीं लिखा हुआ देखा द इंडिया वर्सेस द इंग्लैंड, नहीं देखा है, तो देश के नाम के पहले कुछ नहीं आता। लेकिन अगर मैं यूनाइटेड यूनियन कह दूं तो फिर उसके पहले मुझे द लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो ग्रुप को बताएगा। तो ग्रुप जो है, आप आगे भी पढ़ते जाओगे, ग्रुप हमेशा किसको दर्शाता है, एक ताकत को दर्शाता है, एक संगठन को दर्शाता है, उसकी विशालता को दर्शाता है, और विशाल चीज़ों के पहले द लगता है। ऐसे करके याद रखना तो याद रहेगा। देखिएगा आप यहाँ, अगर मैंने सिर्फ लिख दिया अमेरिका, तो अमेरिका के पहले हम क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं, नो आर्टिकल, देश का नाम है। लेकिन अगर मैं कह दूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, तो इसके पहले क्या आ गया, देखिए द। सिर्फ आयरलैंड लिखा होता तो हम कुछ भी नहीं लगाते, नो आर्टिकल आता आयरलैंड के पहले, लेकिन मैंने कह दिया द आयरिश रिपब्लिक, अब ये उसके गणतंत्र को दर्शा रहा है, तो इसके पहले द लगा दीजिए। ऐसे ही सिर्फ अगर रशिया लिखा रहे तो रशिया के पहले क्या लगा दोगे आप, नो आर्टिकल। यहाँ पर लिखा हुआ है यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया, अब ये यूनाइटेड लिखा हुआ है तो इसके पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल द, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। देश के नाम के पहले कब द लगाना है, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, या फिर उपाधि लिखी होती है तब भी हम द लगा देते हैं। तो ये हो गया सेकेंड रूल प्रॉपर नाउन से रिलेटेड। ओवरऑल तीसरा नियम पढ़ रहे हैं हम लोग आर्टिकल द का। आगे चलते हैं, आगे बात करें नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स की बात करते हैं। अब थोड़ा सा फिर से एक प्रॉपर नाउन आया, आपको एक बात ध्यान रखनी है, लिखा तो है प्रॉपर नाउन, लेकिन वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ग्रुप जो है वो विशालता को बताता है, और विशाल चीज़ों के पहले द लगाते हो। तो वैसे ही मैं अगर आपसे कहूँ इंडियंस, तो इंडियंस में सभी इंडियंस आ गए, तो आप हमेशा नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले, जो नागरिकता दर्शाते शब्द हैं, उनके पहले द का प्रयोग कब करोगे, जब वहाँ पर प्लूरल लिखा हो, या फिर आपको ऐसा सेंस आ रहा हो कि वो सबको दर्शा रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, डैश ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर डैश इंडियंस, ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने रूल किया भारतीयों पर। अब ये सभी ब्रिटिशर्स ने किया था, एक तो आया नहीं था, ग्रुप है, द लगा दिया। सभी इंडियंस पर किया था, ये भी ग्रुप है, इसके पहले भी हमने क्या लगा दिया, द। तो सही क्या हुआ, द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर द इंडियंस, ग्रुप है तो द लगाओगे। और एग्जाम्पल्स देखूँ मैं, अगर मैं ऐसे कह दूँ डैश इंडियंस फॉलो, इंडियंस है, फॉलो मैनी ट्रेडिशंस, भारतीय बहुत सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। अभी एक भारतीय की बात नहीं है, अभी बहुत सारे, सभी भारतीयों की बात है। तो इस कंडीशन में इंडियंस के पहले हमें क्या लगा देना है, आर्टिकल द लगा देना है, ठीक है। वैसे एक और सेंटेंस में जापानीज की बात करूँगी, वो तो बहुत मेहनती होते हैं, डैश जापानीज आर वेरी हार्ड वर्किंग, ये लिखा हुआ है।
अभी सभी जापानीज की बात है। अब आपको सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा, क्योंकि एक जापानीज को भी जापानीज कहते हैं और बहुत सारे जापानीज को भी जापानीज कहते हैं। यहाँ पे जापानीज के साथ लिखा हुआ आर, मतलब बहुत सारों की बात है, तो इस जापानीज के पहले लगा दोगे आर्टिकल द। अच्छा, अब एक सेंटेंस देखो, ट्विस्ट बताऊं मैंने कह दिया आई एम डैश इंडियन। अब यहाँ पे देखो इंडियंस नहीं लिखा है, मैं बोल रही हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ। इसके पहले किसका सेंस आ रहा है? एक का। अब जब एक का सेंस आया तो इस इंडियन के पहले क्या लगाएंगे? हम एन लगाएंगे। तो कैसा हो जाएगा? आई एम एन इंडियन, आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो, जैसे मैंने ऐसे कहा एक सेंटेंस, डैश जापानीज कॉल्ड मी यस्टरडे। यहाँ पर देखिए जापानीज फिर से लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि जापानीज एक में भी वैसे ही, बहुवचन में भी वैसे ही है। अब जापानीज ने मुझे कल कॉल किया, अब दुनिया के सारे जापानीज एक साथ कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं, ये ग्रुप नहीं हो सकता, ये एक ही किसी व्यक्ति की बात है। आप यहाँ पर अप्लाई करके देखो, एक जापानीज ने मुझे कॉल किया, सही है, बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? ए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नागरिकता दर्शाते शब्द हैं उनके पहले सामान्यतः आप द का प्रयोग करते हो जब वो ग्रुप को दर्शाए। लेकिन अगर किसी भी नागरिकता सूचक शब्द के पहले एक का बोध हो जाता है, तब फिर सारे रूल्स आपके अलग। एक जहाँ आता है वहां तो ए एन आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है, बस वही चीज है, ग्रुप के पहले द, एक का सेंस आएगा तो ए एन आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़े। भाषाओं के नाम के पहले हमने देख ही लिया, कोई आर्टिकल नहीं आता। रंगों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं। विषय के नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं। क्यों नहीं भैया कोई आर्टिकल? क्योंकि ये सब क्या है? ये सब के सब आपके प्रॉपर नाउन है। तो आपने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उन प्रॉपर नाउन्स के पहले हम कुछ नहीं लगाते, तो इन सब के पहले भी हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, बस व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब इसमें एक अपवाद है, और वो अपवाद ऐसा है कि मान लीजिए आपको लिखा हुआ दिखे भाषा का नाम, और भाषा के नाम के ठीक बाद में आपको दिख जाए लिखा हुआ लैंग्वेज शब्द, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा आर्टिकल द। तो ये बात ध्यान रखिएगा जरूर कि जब भी नेम ऑफ लैंग्वेज लिखा है और नेम ऑफ लैंग्वेज के बाद में लैंग्वेज शब्द भी लिखा है, तो इसके पहले आप क्या लगा दोगे? आर्टिकल द लगा दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, हमने लिखा है इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा का नाम है, तो लिखा हुआ है कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, कोई आर्टिकल नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक सेंटेंस लिख दूं, डैश इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इजी, ये लिखा है। अब देखिएगा जरा, इंग्लिश के बाद में लैंग्वेज शब्द आ गया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? द इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इजी। ठीक है, तो इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, इंग्लिश के पहले आया नो आर्टिकल, और इंग्लिश के ठीक बाद में जब लैंग्वेज शब्द आ गया तो उसके पहले हमने लगा दिया आर्टिकल द। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। वैसे यहाँ देख लो आप, इनके पहले तो कोई आता ही नहीं है, ये सिर्फ भाषा का अपवाद था। इकोनॉमिक्स विषय का नाम है, इसके पहले नो आर्टिकल। हिज फेवरेट कलर इज ब्लैक, ब्लैक भी कोई विशेष हो गया, उसके पहले भी नो आर्टिकल। दे स्पीक मलयालम एट होम, मलयालम के पहले नो आर्टिकल। लेकिन मैं कह देती दे स्पीक मलयालम लैंग्वेज एट होम, तो मलयालम लैंग्वेज के पहले आ जाता द, दे स्पीक द मलयालम लैंग्वेज एट होम। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है आपको, किससे संबंधित? लैंग्वेज से संबंधित। अब देखो, लैंग्वेज से रिलेटेड एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। फ्रांस में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? फ्रेंच कहते हैं। और फ्रांस में भाषा कौन सी बोली जाती है? फ्रेंच। जापान में रहने वालों को जापानीज कहते हैं, वहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? जापानीज। वैसे इंग्लैंड में रहने वालों को, ब्रिटेन में रहने वालों को हम क्या कह देंगे? इंग्लिश। अंग्रेज बोलते हैं हम लोग, तो अंग्रेज मतलब इंग्लिश, और वो भाषा कौन सी बोलते हैं? अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। तो लोग भी इंग्लिश, भाषा भी इंग्लिश। तब ऐसे कंफ्यूजन होगा कौन सा नागरिकता है और कौन सी भाषा है, और एग्जाम में आपको ऐसे कंफ्यूज करके देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं सेंटेंस लिख के बताऊं आपको, डैश जापानीज लेती हूँ मैं, डैश जापानीज स्पीक डैश जापानीज, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए, जापानीज जो भाषा है, आपने क्या देखा? भाषा का जो नाम है उसके पहले आ रहा है नो आर्टिकल, कुछ नहीं। लेकिन नागरिकता के पहले आपने थोड़ी देर पहले देखा ग्रुप होता है तो क्या आ जाता है? द।
अब ये नागरिकता में तो ग्रुप ही है यहाँ पर, तो क्योंकि सभी जापानीज की बात हो रही है। अब आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा भाषा है, कौन सा नागरिक है। जापानीज बोलते हैं जापानीज, आप ऐसे बोलोगे, जापानीज बोलते हैं जापानीज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जापानीज बोलते हैं। तो ये जो जापानीज हैं ये कौन हो गए, नागरिक, ये बोल रहे हैं तो ये नागरिक है। नागरिक के पहले क्या लगाना है, द, यहाँ द लगा दोगे। और ये जो जापानीज है ये क्या है, भाषा है। भाषा के पहले क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल। तो बस ऐसा सेंटेंस बनेगा, द जापानीज स्पीक जापानीज। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। अच्छा, रट के मत जाना, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि वो आगे पीछे उल्टा नीचे सब करके दे देते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस और दूं मैं, डैश फ्रेंच इज स्पोकन बाय डैश फ्रेंच, ऐसा बोल दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, डैश फ्रेंच इज स्पोकन बाय डैश फ्रेंच, फ्रेंच बोली जाती है फ्रेंच के द्वारा, ऐसा सेंटेंस है ना। तो ये जो फ्रेंच है, ये फ्रेंच क्या है, भाषा है। इस भाषा के पहले लगा दोगे नो आर्टिकल, और ये फ्रेंच के द्वारा बोली जा रही है, तो ये जो फ्रेंच है ये कौन हो गए, नागरिक हो गए। तो इस नागरिक के पहले लगा देना आपको आर्टिकल द। ठीक है, तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, डैश फ्रेंच इज स्पोकन बाय डैश फ्रेंच, फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच। बस इस प्रकार से होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें। क्या क्या देखा, फिर से एक बार रिवाइज करो। देश के नाम के पहले नो आर्टिकल, पहले तो व्यक्ति का नाम देखो, व्यक्ति के नाम के पहले नो आर्टिकल। अगर टाइटल आ जाएगा, उपाधि आ जाएगी तो द लगा दोगे। तो ग्रेट अशोक लिखा है तो द ग्रेट अशोक, सिर्फ अशोक लिखा है तो नो आर्टिकल। फिर हमने दूसरा देख लिया नागरिकता वाला, नागरिकता जब ग्रुप को दर्शाए तो द, एक का बोध हो तो एन। फिर देखा भाषा, भाषा के पहले कुछ नहीं, लैंग्वेज शब्द आ जाए तो द। फिर हमने देखा नागरिक और भाषा एक साथ, नागरिकता के पहले द, भाषा के पहले नो आर्टिकल। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। साथ में जब पूरा पूरा आर्टिकल्स होता जाता है आपका, तो आप जो रोज़ रूल्स पढ़ते हो उन रूल्स को एक चार्ट में बना लिया करो कि किसके पहले क्या, किसके पहले क्या, और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया करो, एग्जाम्पल याद कर लिया करो, एक एक एग्जाम्पल याद कर लो, रट लो। तो वो हमेशा के लिए आपको काम देगा, एग्जाम में भी काम देगा। और वो उसको इतनी बार पढ़ लो कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। कोई भी चीज़ को याद करने के 2 तरीके हैं, वो 2 तरीके क्या है, या तो उसको वीडियोस इमेजेस से जोड़ दो तो याद रह जाती है। जैसे हम जब भूगोल पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एमपी पढ़ते हैं, एमपी जी के जब पढ़ रहे हैं, उसमें भी ज्योग्राफी वाला पोर्शन जब पढ़ रहे हैं, तो उसको अगर हम मैप्स से वीडियोस से जोड़ दें तो वो चला जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, याद रह जाएगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वीडियोस आ ही नहीं सकता, अब इसका मैं क्या आपको वीडियो बताऊंगी। तो अब इसको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करने का तरीका है कि इसको आप 5 बार से ज़्यादा पढ़ लीजिए। एक बार में 5 बार से ज़्यादा नहीं पढ़नी है, आपको ऐसा करना है कि आपको 1 महीने में उसको 5 बार से ज़्यादा रिवाइज कर लेना है, कुछ कुछ ड्यूरेशन में। जैसे आज आपने 2 बार पढ़ लिया, ये 2 बार हो गया, 2 दिन बाद फिर 1 बार और पढ़ लो, ये हो गया 3 बार। फिर अगला जो रिवाइज करोगे वो करो 1 हफ्ते बाद, 1 सप्ताह बाद, वो कौन सा हो गया, चौथी बार। फिर जो अगला रिवाइज करो वो कर लो 20 दिन के बाद। ठीक है, तो 2 सप्ताह के बाद में आपने कर लिया। तो इस प्रकार से आपने अगर रिवीजन कर लिया है 5 बार किसी चीज़ का, तो वो 100% आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, पर रिवाइज तो करना पड़ेगा। तो जो चीज़ों में वीडियोस नहीं इंक्लूड हो पाते, इमेजेस इंक्लूड नहीं हो पाती, उनको आपको बार बार पढ़ना है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप चार्ट जैसा बना लो और उसको आप बार बार पढ़ लिया करो। तो आप रोज़ पूरा आर्टिकल्स मत पढ़ो, आप बस सिर्फ उस चार्ट को पढ़ लो, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा एकदम मेमोरी में, पीछे वाली मेमोरी में। तो ये हुआ था हमारा किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में। अब आगे चलें। अब चौथा रूल क्या है, चौथा रूल ये फिर से कहता है, वैसे ये लिंक्ड ही है तो रटना नहीं, लोड नहीं लेना। लिंक कैसे करना है, वही चीज़, ग्रुप जो होता था, ग्रुप के पहले क्या लगाते थे, द लगाते थे। बस ये बात ध्यान रखो। कम्युनिटी वाली कोई भी बात हो जाए, जैसे मैंने कह दिया हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, ये सब ग्रुप को डिनोट कर रहा है, इनके पहले द लगा दो। रिच लिखा हुआ है, अमीर, गरीब, डाउन ट्रोडन मतलब निचला वर्ग, ये भी ग्रुप को डिनोट कर रहा है। कोई भी वर्ड जो ग्रुप को डिनोट करे उसके पहले द लगाना है। ये हमने पहले ही देख लिया, ये उसका एक वेरिएशन बस है। देखिए, पुअर सभी गरीबों की बात हो रही है, द लगा दिया। रिच सभी अमीरों की बात है, द लगा दिया। कहीं भी लगे कि यंग लिखा हुआ है और वो सभी युवाओं को दर्शा रहा है तो द लगा दो। कभी लगे ओल्ड लिखा हुआ है वो सभी बुजुर्गों को दर्शा रहा है तो द लगा दो। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक वर्ड लिखा है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, लेकिन वो डिनोट कर रहा है बहुत सारों को, कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, तो उसके पहले द लगाना है। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, डैश रिच मस्ट हेल्प डैश पुअर।
अब यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, एक अमीर को एक गरीब की मदद करनी चाहिए, या ऐसा सेंस आ रहा है कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए? ऑब्वियसली आपको सेंस आ रहा है अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो जब ये ग्रुप का बोध करा रहे हैं तो इन दोनों के पहले हम क्या लगा देंगे, इन दोनों के पहले हम लगा देंगे आर्टिकल द। तो ये होता है आपका बेसिक, ग्रुप के पहले लगाना है द। एक और देखो सेंटेंस जो एग्जाम में आ चुका है उसको बताती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। एक बार एग्जाम में सेंटेंस आया था यंग और पुअर से रिलेटेड, और ये यंग और पुअर से रिलेटेड काफ़ी सारी एग्जाम में आपके रिपीट भी हो चुके हैं। 2 सेंटेंसेस लिख के देती हूँ मैं यंग से ही रिलेटेड। पहला सेंटेंस है देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डैश यंग एंड डैश पुअर regarding changing culture। तो संस्कृति जो बदलती जाती है उसको लेकर मतभेद हो ही जाता है ओल्ड और यंग में। ओल्ड को ऐसा लगता है हमारे टाइम की संस्कृति सबसे अच्छी थी, यंग को ऐसा लगता है यही मॉडर्निज्म है, यही सबसे अच्छा है। तो उसको लेकर क्या है, विवाद है। किस किस के बीच में है, यंग और सॉरी यहाँ पे ओल्ड लिखना था, ये गलती हो गई, 1 मिनट रुकिएगा। ये पुअर नहीं है, ये ओल्ड है, ओल्ड लिखना था, ओल्ड है, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है कि यंग और ओल्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है। क्या एक युवा और एक बुजुर्ग के बीच में है? ऐसा कहीं से सेंस नहीं आ रहा कि एक युवा और एक बुजुर्ग, सभी युवाओं और सभी बुजुर्गों का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे सभी युवाओं के लिए द लगाओगे, यहाँ पे सभी बुजुर्गों के पहले भी क्या लगा दोगे आप, आर्टिकल द। अब यहाँ पर एक और देखो, मैंने कहा डैश यंग सोल्जर dash young soldier martyred on the war land। बोला जा रहा है कि एक युवा सैनिक शहीद हो गया युद्ध भूमि पर, ऐसा लिखा हुआ है। एक युवा सैनिक की बात हो रही है, डैश यंग सोल्जर, एक यंग सोल्जर, तो आप क्या लगा दोगे, ए। तो इसी यंग के पहले देखो एक कब आया, जब यहाँ पे एक की बात हो रही थी, एक सोल्जर था। और इसी यंग के पहले मैंने द कब लगाया, जब मैं सभी युवाओं की बात कर रही थी। तो क्या ध्यान रखना है, बस यही बात ध्यान रखना है कि जब आपको कोई सिंगल वर्ड दिख रहा है, सिंगुलर नाउन दिख रहा है, और वो पूरी कम्युनिटी को बताए, उस कम्युनिटी के पहले द लगा दोगे। मैंने कहा डैश हिंदूज फॉलो मैनी ट्रेडिशन, तो डैश हिंदूज के पहले मैं क्या लगाऊंगी, द। समझ में भी आ रहा है, कहीं पर भी आपको द लगा देना, बस इतनी सी बात है। बस बहुत डिटेल में हो गया इसमें डिस्कशन, आगे चलें। अब हम अगला रूल जो है वही चीज़ फिर से लिखी हुई है घुमा फिरा के, तो आप कान को कैसे भी पकड़ो, रूल वही का वही है। देखो क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब रिप्रेजेंट करे कंप्लीट क्लास को, होल क्लास मतलब संपूर्ण प्रजाति, लिखा हुआ है सिंगुलर लेकिन वो पूरी प्रजाति को डिनोट कर रहा है, तो उसके पहले भी द लगा दो। कम्युनिटी जैसे ही हो गया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डैश काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अब मैं क्या कहूँगी, गाय एक उपयोगी पशु है। अब ये एक गाय की बात नहीं है, दुनिया की सभी गायों की बात हो गई। तो काउ लिखा था लेकिन ये पूरी संपूर्ण प्रजाति को दर्शा रहा है, इसलिए इसके पहले द लगाया। ऐसे देखो डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, एक डॉग नहीं है फेथफुल, दुनिया के सभी डॉग की बात हो गई। लिखा है सिंगुलर, डिनोट कर रहा है पूरी जाति को, पूरी प्रजाति को, तो द हो गया। द बैनियन इज ए काइंड ऑफ फिग ट्री, फिग ट्री का मतलब ऐसा होता है जिसमें से भी कुछ भी दानेदार चीज निकलती है, उसको फिग ट्री बोलते हैं। तो बैनियन ट्री के नीचे आप कभी भी जाएंगे ना तो आपको कुछ चने जैसा पड़ा हुआ मिलेगा, तो वो फिग होता है, वो वाली प्रजाति है वो। तो फिग ट्री है, दुनिया के सभी बैनियन ट्रीज की बात हो गई, तो इसके पहले भी मैं क्या लगा दूंगी, द। तो आपको यही ध्यान रखना है, लिखा हुआ सिंगुलर है लेकिन वो संपूर्ण प्रजाति को दर्शाए या फिर वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को दर्शा दे, उसके पहले आप द लगाएंगे। अब इसका है एक अपवाद, इस चीज का, ये जो आपने देखा ना, इसका एक अपवाद है, और इसका अपवाद ये है कि अगर मैन या फिर मेन, वुमेन या फिर विमेन ये लिखे हों और ये संपूर्ण प्रजाति को भी बताएं, तब भी इनके पहले द नहीं लगाते।
तो इस चीज का अपवाद केवल ये हो जाएगा कि मैन वुमेन के पहले द नहीं आता, भले ही हम संपूर्ण प्रजाति बता दें। अब ये क्यों होता है ये किसी को नहीं पता, बस आपको ध्यान ही रखना है, ये रटना पड़ेगा ये वाली थोड़ी सी चीज। जैसे मैंने कहा मैन इज अ सोशल एनिमल, अब यहाँ पे देखो ये जो मैन है ये संपूर्ण प्रजाति को बता रहा है, इसके पहले आपने कुछ भी नहीं लगाया, नो आर्टिकल। विमेन आर कंसिडर टू बी मल्टीटास्किंग, विमेन भी संपूर्ण प्रजाति को बता रही है, नो आर्टिकल। लेकिन यहाँ देखो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमेन, बोला जा रहा है हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है, तो एक महिला का सेंस आया था वहां ए। फिर से दिमाग में रखना हमेशा, कहीं भी ब्लैंक पर आपको एक का बोध हो जाए ना तो सारे रूल्स फिर साइड में रखे रह जाएंगे, आपको ध्यान रखना है जहां एक आता है वहां ए आना जाता है, ठीक है। तो ये चीज देखिए, हमने ग्रुप की बात की, हमने कम्युनिटी की बात की, ठीक है। अब यहाँ पे इनको एक बार जल्दी जल्दी से पढ़ लो बस, क्या क्या पढ़ना है। जैसे प्रॉपर नाउन के पहले हमने देखा कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसी हैं जो बहुत विशाल होती हैं या फिर जो ग्रुप में होती हैं, उनके पहले द लगा देंगे। जैसे सागर, महासागर बहुत विशाल है। कभी आपने देखा कि रेगिस्तान जो है वो आधा किलोमीटर भी था फिर खत्म हो गया? नहीं, बहुत लंबे एरिया में होता है, तो बड़े एरिया में होता है, तो ये भी ह्यूज हुआ, इसके पहले भी द। तो अब ऐसी प्रॉपर नाउन देख रहे हो जो ह्यूज होती हैं, उनके पहले द लगाना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा इंडियन ओशियन, ओशियन और सी के नाम जब भी दिख जाएं तो सागर महासागर के जो नाम होते हैं इन सब के पहले आर्टिकल द आएगा। किसी भी सागर महासागर, इंडियन ओशियन के पहले द, पैसिफिक ओशियन के पहले द। नदियों के नाम और नहरों के नाम के पहले भी आप द लगाते हो, तो नदी कोई भी नदी हो सकती है, हमेशा हर नदी जो है वो कई सारी सहायक नदियों से मिलकर बनती है, फिर से उसको ग्रुप मान लेंगे आप, तो उसके पहले द लगाएंगे। तो नदियों के नाम के पहले द लगाना है। मैं क्षिप्रा, बेतवा, केन, तवा, कोई सी भी नदी बोल दूं, सबके पहले द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। देखिए द इंदिरा गांधी कैनाल, कैनाल का नाम था, उसके पहले क्या आ गया? आर्टिकल द, तो इन सबके पहले आर्टिकल द आता है। आगे देखिए डेजर्ट्स के पहले द आएगा। बे और गल्फ का मतलब हो जाता है खाड़ी, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? इन दोनों का ही मतलब होता है खाड़ी, तो खाड़ियों के नाम के पहले भी आप द लगा दोगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक एक हुआ आपका सी पॉइंट तक। ये बात ध्यान रखो कि जो भी चीज महान है, जो भी चीज बड़ी है, उसके पहले द लगा रहे हो। महान चीजों में क्या क्या आ गया? सागर, महासागर, नदियों के नाम आ गए, उसके बाद खाड़ियों के नाम आए, कैनाल्स के नाम आए, और फिर क्या आ गया? एक मरुस्थल का, रेगिस्तान के नाम आ गए। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब इसके बाद की ये वाली चीज को देखना ध्यान से। अगर कोई एक पर्वत है, एक पर्वत के पहले कुछ नहीं लगाना, पर्वतों का समूह है, पर्वत श्रृंखला है, उसके पहले द लगा लीजिए। थोड़ी देर पहले क्या देखा था? ग्रुप के पहले द लगा रहे थे, एक के पहले द नहीं आता, तो वही चीज याद रखो। अगर कहीं लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के पहले कुछ भी नहीं आएगा। देखो माउंट एवरेस्ट सिंगल माउंटेन है ना, इसके पहले कुछ नहीं आएगा। कंचनजंगा ये सिंगल माउंटेन है, इसके पहले भी कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब मैंने कह दिया हिमालयाज, ये जो है ये पर्वत श्रृंखला है, ये क्या हो गया? रेंज, तो रेंज है, इसके पहले द आ गया। विंध्यास ये भी ग्रुप है, इसके पहले भी द आया। सतपुड़ा हिल्स ये भी ग्रुप हो गया, श्रृंखला है, द लगा दिया। द एल्प्स ये भी श्रृंखला हो गई, इसके पहले भी क्या लगा दिया? द, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सिंगल माउंटेन जो थे ये दोनों, इनके पहले कुछ नहीं लगाया, भले ये सबसे ऊंचा है कुछ नहीं लगाओगे, सबसे ऊंचा सबसे छोटा कोई मतलब नहीं रखता, सिंगल है ना, नो आर्टिकल। लेकिन ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है या माउंटेन रेंज है, उसके पहले आ जाएगा आर्टिकल द। वही चीज होती है द्वीपों के साथ में। अगर एक सिंगल आइलैंड का नाम लिखा हुआ है तो उसके पहले आएगा नो आर्टिकल। बनाबा आइलैंड के पहले कुछ नहीं, नाउरू आइलैंड के पहले कुछ नहीं आया, सिंगल आइलैंड था। लेकिन जैसे ही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो जाते हैं वैसे ही द आ जाता है। देखो द वेस्ट इंडीज बोला जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये देश। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कह दिया मैंने, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया? द लगा दिया। वैसे देखें द लक्षद्वीप आइलैंड्स लिखा हुआ है, इसके पहले भी द। एस देख के पहचानना, देखो ये सिंगल था ना तो इसमें एस नहीं था, सिंगल है तो नो आर्टिकल। नाउरू आइलैंड भी सिंगल था, नो आर्टिकल। माउंट एवरेस्ट में एस नहीं आता लास्ट में क्योंकि सिंगल है। कभी भी आप कंचनजंगाज नहीं कहते क्योंकि सिंगल है। तो जो जो सिंगल है उन सिंगल के पहले कुछ नहीं लगाना जिसमें एस आ जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज, लक्षद्वीप आइलैंड्स, आइलैंड्स लिखा हुआ है। माउंटेन में हिमालयास, विंध्यास, उनके पहले द लगाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या देखा है? प्रॉपर नाउन के पहले कुछ नहीं, जो बहुत विशाल होते हैं, सागर, महासागर, नदियां, रेगिस्तान, बे, गल्फ और कैनाल्स, इनके पहले द आ जाएगा। उसके बाद देखा पर्वत, एक पर्वत के पहले कुछ नहीं, पर्वत श्रृंखला है, द आएगा।
द्वीप में आए तो एक द्वीप के पहले कुछ नहीं, द्वीपों का समूह हो जाता है तो उस द्वीपों के समूह के पहले हम क्या लगा देते हैं, आर्टिकल द लगा देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट फर्स्ट आर्टिकल का कि कहाँ कहाँ पर हमको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो ये था पार्ट 2 आपका आर्टिकल्स का। बाकी की जो चीज़ें हैं उसको हम पार्ट 3 में देखेंगे। आर्टिकल द के बारे में काफ़ी कुछ हमने इस पार्ट 2 में डिस्कस किया है। पार्ट 3 जो होगा उस पार्ट 3 में फर्दर डिस्कशन करेंगे हम आर्टिकल द को लेके। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।